हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। राइट। तो कल हमने किया था डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज। ठीक है। तो आज एक बार उसको हम रिकैप कर लेते हैं लिख के। राइट। तो देखते हैं। कल हमने किया था आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने पढ़ा था टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की इलास्टिसिटी। फिर हमने उनकी वैल्यू भी पढ़ी थी। फिर डिस्क्रिप्शन, मतलब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि वो है क्या चीज। राइट। तो उसको डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा सा। राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने देखा था परफेक्टली इलास्टिक। ओके, परफेक्टली इलास्टिक मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा खिंचाव था एट अ पर्टिकुलर प्राइस। राइट। एक से पहले हाई प्राइस था, उस प्राइस पे कोई भी बंदा कोई चीज खरीदने को रेडी नहीं था। राइट। और जैसे ही प्राइस थोड़े डाउन आए वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, तो इन्फिनिटी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस। ओके, इसके बाद हमारे नेक्स्ट थी परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ये कौन सा वाला केस था? परफेक्टली इलास्टिक, जहां पे डिमांड बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। राइट। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब डिमांड पे बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं। एक जगह तो डिमांड बढ़ती जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। इसीलिए हमने इनके आगे क्या वर्ड यूज किया है? परफेक्टली। ओके, तो यहाँ पे डिमांड का रिस्पॉन्स इज 0। ठीक है। तो प्राइस कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे, राइट, प्राइस कितना भी हाई हो जाए, कितना भी लो हो जाए, डिमांड विल रिमेन सेम। सेम डिमांड एट ऑल प्राइसेस। ओके, तो नेक्स्ट इज आवर हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक दैट मीन्स इलास्टिक, हाईली इलास्टिक मतलब प्राइस में कम चेंजेस हैं और डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, तभी तो हमने इलास्टिक वर्ड यूज किया है। इलास्टिक मतलब इलास्टिक किस रेफरेंस में यूज कर रही हूं मैं? डिमांड। राइट। तो इसका मतलब डिमांड इलास्टिक है। राइट। डिमांड में खिंचाव है। राइट। डिमांड में खिंचाव है देन प्राइस। इसका मतलब क्या वर्ड यूज करूंगी? डिमांड इज इलास्टिक। ओके, तो परसेंटेज change in demand is greater than percentage change in price. Okay, next was our less elastic, या मैं जिसको inelastic भी बोल सकती हूँ, less elastic, या फिर इसको मैं inelastic भी बोल सकती हूँ, और इसको मैं बोल सकती हूँ सिंपल शब्दों में इलास्टिक। inelastic मतलब डिमांड का रिस्पॉन्स कम है इन कंपैरिजन टू प्राइस। ठीक है। तो प्राइस में ज्यादा चेंजेस हैं, तभी तो ग्रेटर देन किसकी तरफ खुला है? राइट, ये प्राइस की तरफ। प्राइस में ज्यादा चेंजेस है, डिमांड में उतने चेंजेस नहीं हैं। तो लिख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब जैसे हमने किया था, क्या किया था, जैसे प्राइस अगर बढ़ेंगे 20% से, तो डिमांड क्या होगी? प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। डिमांड कम हुई बाय 5%, तो हमने क्या देखा? डिमांड का रिस्पॉन्स कम है ना। 20 और 5 कंपेयर करो, कौन छोटा है? 5। तो डिमांड का रिस्पॉन्स कम है। राइट। तो वही चीज तो है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसका मतलब डिमांड में उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। राइट। इसी इसका मतलब डिमांड में खिंचाव नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इन इलास्टिक।
ओके तो इसके बाद द नेक्स्ट केस वाज, ठीक है, लेस इलास्टिक वी हैव डन, जहां पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद वी हैव यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, ये तो आपको पता ही था, जितना प्रतिशत चेंज प्राइस में आएगा, प्राइस अगर गिरेंगे बाय 20%, तो आपको पता है डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। डिमांड भी बढ़ी बाय 20%, राइट। दोनों का न्यूमेरिकल फिगर सेम है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड is equal to percentage change in price, okay। तो सपोज अगर मैं सबको इस ग्राफ में एनक्लोज कर दूं, तो हाउ वुड इट लुक लाइक? लेट्स सी। ये कौन सा वाला था जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती थी? इन्फिनिटी, राइट। आपको पता था। ये आपका कौन सा केस होता था कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इन्फिनिटी, ओके। और ये कौन सा था? यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? जीरो, ठीक है। कितना भी प्राइस हो जाए, प्राइस यहाँ पे हो तो भी डिमांड इतनी है, प्राइस यहाँ पे हो तो भी डिमांड इतनी है, प्राइस यहाँ पे हो तो भी डिमांड इतनी है, राइट। ये कौन सा वाला केस था? इनइलास्टिक डिमांड वाला। मैंने कल भी बताया था, इनइलास्टिक का थोड़ा स्टीप होता है, राइट, नीचे की तरफ गिरता हुआ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज लेस देन 1, ओके। और ये वाला थोड़ा समवेयर मिड में लाई डाउन करता था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ओके। और हम ये समझ चुके थे कल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, हमने पढ़ा था। जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होती थी, जो इलास्टिक डिमांड कर्व होता था, वो ना थोड़ा क्या होता था आपका, फ्लैटर, राइट। फ्लैट, ये फ्लैट हो रहा है ना थोड़ा, ये तो स्टीप हो गया नीचे गिरता हुआ, ये थोड़ा सा फ्लैट सही हो गया, राइट, फ्लैटर। तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा फ्लैटर, ओके। तो हमने क्या नोटिस किया? flatter the curve, greater will be the elasticity. नीचे, राइट, जैसे जैसे कर्व हमारा थोड़ा ऊपर उठता गया, फ्लैट होता गया, राइट, ये फ्लैट ही तो हो रहा है, वैसे वैसे हमने क्या देखा, हमारी इलास्टिसिटी बढ़ गई ना। यहाँ पे तो जीरो थी, उसके बाद यहाँ पे भी इन इलास्टिक है, फिर यहाँ पे कर्व थोड़ा और उठ गया, इलास्टिक होने की तरफ अग्रसर है। अब यहाँ पे तो अच्छे से इलास्टिक हो गया, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गया, ओके। तो इस एक्सिस पे आपका लाई करता है प्राइस, एंड एक्स एक्सिस में लाई करता है क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। चलो लिख लेते हैं, फिर हम अच्छे से इसको समझेंगे। assumption
there is a change in price of the commodity in question, and price of substitutes remain constant. Remain constant. Okay. मतलब ये क्या बोल रहा है? There is a change in price of the commodity. किसी particular commodity, there is a change in price of the commodity in question. Commodity in question मतलब जिस commodity के बारे में हम बात कर रहे हैं, right? Suppose करो, मैं बात कर रही हूँ कोका कोला की, तो price of commodity in question क्या हो गई? कोका कोला, okay? तो suppose करो कोका कोला के price क्या हो गए? Change हो गए. एंड प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट्स रिमेन कांस्टेंट. कोका कोला का सब्सिट्यूट क्या है? पेप्सी, राइट? पेप्सी के चेंज में कोई, पेप्सी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है. ओके, तो लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे. कोका कोला सॉल्ट, ठीक है, दो एग्जांपल हम लेके चलेंगे. ठीक है, अब देखो, कोका कोला आपको पता है कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी. तो अगर therefore if कोक के प्राइसेस राइज कर जाते हैं, देन क्या होगा? भाई कोक के प्राइस बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पेप्सी की तरफ स्विच ओवर कर लेते हैं. पेप्सी भी तो अच्छा सब्स्टिट्यूट है, पता भी नहीं चलेगा क्या पी रहे हो, राइट? तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ओके, ठीक है. तो हमने क्या देखा? कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी. कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी. तो अगर कोक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. इसका मतलब कोक के अगर हम प्राइस बढ़ाएं तो कोक की डिमांड हैज द टेंडेंसी टू चेंज. कोक की डिमांड काफी कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि लोग विल मूव टुवर्ड्स क्या? पेप्सी. ओके, तो इसका मतलब कोक की डिमांड हैज द टेंडेंसी टू चेंज हो सकती है, मूव कर सकती है. इसका मतलब क्या है? इलास्टिक. तो हमने क्या देखा? अगर किसी गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, राइट, तो उस गुड की डिमांड क्या होती है? इलास्टिक. इलास्टिक आपको समझा दिया मैंने कैसे. क्योंकि अगर मैंने कोक के प्राइस बढ़ाए तो पीपल विल स्विच टुवर्ड्स पेप्सी. इसका मतलब कोक की डिमांड हैज अ टेंडेंसी टू चेंज, डिमांड विल शिफ्ट टू पेप्सी. तो चेंज हो रहा है ना, टेंडेंसी टू चेंज है, इसका मतलब डिमांड इज इलास्टिक. जैसे इलास्टिक में खिंचाव रहता है, यहां पे भी डिमांड में खिंचाव है. कोक से खिंच के कहां चली गई? पेप्सी की तरफ चली गई. ओके, तो क्या देखा हमने? वाइडर the range of substitutes available, the greater will be the elasticity. ठीक है, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे किसी प्रोडक्ट के, तो आप प्राइस के साथ हेरा फेरी नहीं कर सकते. अगर आपने करी तो फिर
क्या हो जाएगी, आपकी सारी के सारी डिमांड दूसरी कमोडिटी की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोक नहीं है तो कोई बात नहीं, पेप्सी। माजा नहीं, माजा के प्राइस बढ़ गए तो कोई नहीं, स्लाइस पी लो, दोनों एक ही जैसी तो हैं, राइट। तो हमने देखा माजा और स्लाइस दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर एक के प्राइस में कुछ हेरा फेरी हुई है तो दूसरी चीज की डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे सोप, मार्केट में सोप्स भी तो इतने सारे हैं। अगर एक सोप का प्राइस बढ़ गया तो लोग विल स्विच ओवर टूवर्ड्स अदर वेरियस सोप्स। ओके। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो अगर एक के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए तो कस्टमर्स अपनी डिमांड स्विच ओवर कर लेंगे। ओके। तो हमने क्या देखा, गुड्स which typically have close or perfect substitute have highly elastic demand curve. Have highly elastic demand curve. डिमांड बहुत जल्दी चेंज होगी क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट आराम से अवेलेबल है मार्केट में, तो लोगों को क्या चिंता है। दिक्कत वहां होती है जहां पे किसी गुड का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, जैसे नमक। क्या नमक का कोई और ऑप्शन है, कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं। तो या वाटर, वाटर का अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं, ठीक है, तो वाटर का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट देयरफॉर अगर वाटर के प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं, मतलब इवन इफ प्राइस ऑफ वाटर rises, there will be no change in demand of water. वहां पे हमने क्या देखा था, कोक के प्राइस बढ़ गए तो कोक की डिमांड कम हो गई, पर अगर वाटर के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड में क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, क्योंकि वाटर तो बहुत एसेंशियल चीज है, उसको मैं अगर वाटर महंगा हो गया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं कोई पेट्रोल से थोड़ी ना नहाऊंगी, राइट, या कोल्ड ड्रिंक से थोड़ी ना नहाऊंगी, मुझे वाटर तो चाहिए ही चाहिए ना, राइट। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमने क्या देखा, जिन गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं, उन गुड्स के अगर प्राइसेस बढ़ा भी दिए जाए तो उन गुड्स की डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब डिमांड में खिंचाव नहीं है, हेंस डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, डिमांड इलास्टिक थी, तो क्या लिख सकते थे, ठीक है, ग्रेटर देन वन या इलास्टिक एक ही बात है। और यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए डिमांड में चेंजेस नहीं आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं इन इलास्टिक। ओके।
तो यहाँ पे दिखता है फ्लैटर कर्व, और इन इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता है, याद करो कल करवाया था, स्टीप होता है, नीचे को गिरता हुआ होता है। ओके, चलो अगर हम पेट्रोल का ही ले लें एज अ पेट्रोल, राइट, तो पेट्रोल की अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल तो लेना ही है गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी वाटर से थोड़ी ना चलेगी, तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, इवन दो उसके प्राइसेस बढ़ जाएं बट पेट्रोल की डिमांड पे फर्क नहीं आएगा। तो वी कैन से दैट द डिमांड फॉर पेट्रोल इज इन इलास्टिक। ओके, बट अगर हम जैसे अब मैं पेट्रोल की बात करूं, एज अ होल पेट्रोल की बात करूं, जेनेरिक गुड है, जनरल गुड में बेसिक मैं पेट्रोल की बात कर रही हूँ, तो जनरल पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, इवन इन इलास्टिक, मैं बोल रही हूँ पेट्रोल हैज इन इलास्टिक डिमांड, तो आप समझ जाइए, अब तक आपने इतना पढ़ लिया है, आप समझ जाइए इन इलास्टिक डिमांड का मतलब डिमांड में कोई खिंचाव नहीं है, प्राइस में कितना भी चेंजेस आ जाए बट डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और अगर हम पेट्रोल के ब्रांड्स की बात करें, राइट, इंडियन ऑयल है, राइट, भारत पेट्रोल है, इंडियन ऑयल बेचती है पेट्रोल, भारत पेट्रोल है, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि अगर इंडियन ऑयल ने अपने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए तो इंडियन ऑयल के पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, राइट, और किसके पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, भारत के पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर हम पेट्रोल के नीचे अंडर ब्रांड्स में चले जाएं तो वहां पे डिमांड क्या देखी जा सकती है, इलास्टिक, राइट, तो हियर डिमांड इज इलास्टिक। ओके, इसके बाद पहला फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, मतलब हम ये बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब किसी भी चीज का खिंचाव कैसे डिटरमिन होगा, तो पहले किससे डिटरमिन हुआ, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल तो क्या होता है, अगर मैंने एक चीज का प्राइस बढ़ाया है तो लोग स्विच ओवर कर जाएंगे, इसका मतलब इलास्टिसिटी खिंचाव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड कैन स्विच, और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड विल नॉट स्विच, हेंस इट विल रिमेन इन इलास्टिक। ओके, तो वी आर डन विद दिस पहला पॉइंट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर्स बजट। ठीक है, greater the proportion of income spent on a good, greater will be elasticity of demand। जैसे कि मैं बात कर एग्जांपल ले लेती हूँ, बटर, मिल्क, मैच बॉक्स,
बटन्स, अगली तरफ मैं ले लेती हूँ आपका टीवी, फोन्स या फिर एसी। ठीक है, अब देखो, बटर हो गया, मिल्क हो गया, मैच बॉक्स हो गया, बटन, राइट। तो इन सब में मैं अपने इनकम का एक बहुत ही छोटा परसेंटेज खर्च करती हूँ, राइट। कितने का आता है एक एक मिल्क का पैकेट पर, राइट? 25 रुपए का आता है, 25 से 28 रुपए का आता है। मैच बॉक्स कितने का आता है? 5 से 10 रुपए का मैच बॉक्स आता है। बटन्स कितने के आते हैं? बहुत ही कम रुपए के आते हैं बटन्स, राइट, 15-20 रुपए के, राइट। बटर भी कम का ही आता है, ओके। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिस पे मैं अपने इनकम का एक कम प्रतिशत हिस्सा खर्च कर रही हूँ। वी स्पेंड लेस इनकम। इसीलिए अगर बटर का प्राइस पहले 45 था, अब 50 हो गया, तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट। तो बटर के प्राइस चेंज होने से मैं उसके डिमांड पे उतना ज्यादा चेंज नहीं करूंगी। देयरफॉर डिमांड इज, इसका मतलब डिमांड इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब डिमांड इज इन इलास्टिक, ओके। अब हम टीवी फोन्स की बात करते हैं। इस पे हम अपना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने इनकम का। भाई फोन लेना है, कोई अच्छा फोन लेना है तो 30 से 40 हजार का आएगा, राइट। टीवी लेना है तो अगर आपको एक अच्छा टीवी चाहिए तो आपका 40 से 50 हजार का टीवी आएगा। तो वी स्पेंड मोर इनकम, देयरफॉर अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे फर्क पड़ेगा, राइट। मेरी इनकम है सपोज करो 70 हजार, तो मैंने सोचा 50 हजार का टीवी ले लेती हूँ, 20 हजार घर खर्चा चला लूंगी, ठीक है। अब टीवी के प्राइस बढ़ गए, राइट, 65 हजार हो गए। अब मेरी तो इनकम ही इतनी कम है, तो क्या जो बचेगा और क्या मैं खर्च करूंगी, राइट। तो अगर टीवी के प्राइसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बढ़ जाते हैं तो मैं उसकी डिमांड क्या कर दूंगी? पोस्टपोन कर दूंगी, राइट। मैं शिफ्ट कर दूंगी कि कोई नहीं, अभी नहीं, बाद में आ जाएगा। इसका मतलब डिमांड हैज द टेंडेंसी टू चेंज, आई कैन शिफ्ट माई डिमांड, राइट। इसीलिए क्या है? इलास्टिक, ठीक है। दैट इज डिमांड has the tendency to change। तो हमने क्या देखा? कंक्लूड करते हैं। लार्जर proportion ऑफ इनकम अगर आप खर्च कर रहे हैं किसी चीज में, राइट, तो हमने पढ़ा अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो मैं अपनी डिमांड पोस्ट शिफ्ट कर दूंगी, पोस्टपोन कर दूंगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या बताया था हमें? इलास्टिक, ठीक है। और अगर बटन है, मैं बटन खरीद रही थी 10 रुपए के, बटन के प्राइस बढ़ के हो गए 20 रुपए, तो क्या मैं बटन खरीदने बंद कर दूंगी? नहीं। क्या फर्क पड़ता है? 20 रुपए ही तो हुआ है, पहले 10 रुपए था, अब 20 रुपए था। तो इसका मतलब मेरी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब डिमांड इज नॉट चेंजिंग। इसका मतलब जब चेंज नहीं होती है, इसका मतलब खिंचाव नहीं है, इसका मतलब इन इलास्टिक। lesser proportion of income is spent, elasticity of demand is less than 1, okay। So I'm highlighting this। चलो, अब हम बढ़ते हैं अपना थर्ड
फैक्टर पे, नेचर ऑफ अ नीड, दैट अ कमोडिटी satisfies, ओके। मतलब इलास्टिसिटी एक और चीज पे डिपेंड करेगी कि वो पर्टिकुलर चीज आपकी किस प्रकार की जरूरत को पूरा कर रही है। चलो, इफ कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरी उतनी अर्जेंट नहीं होती हैं, राइट, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, पोस्टपोन कर सकती हूँ। इफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड इज पॉसिबल, राइट, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे को सपोज करो होम थिएटर लेना है बहुत बड़ा सा, राइट, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो मेरे पास छोटा टीवी है, तो इसका मतलब उस चीज को मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ ना, फ्यूचर में खरीद सकती हूँ। फिर ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें आपकी क्या होती हैं, नेसेसिटीज, राइट। तो ये ऐसी होती हैं, ये पोस्टपोन नहीं हो सकती। जैसे कि खाना, मुझे भूख लगी है, तो क्या ये पोस्टपोन कर दूंगी कि चलो अगले महीने खा लूंगी, इस महीने राशन बहुत महंगा हो गया है, नहीं, राइट। तो इसका मतलब नेसेसिटी, जो अर्जेंट चीजें होती हैं उनके प्राइसेस कितने भी बढ़ जाएं, उनकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है। अगर टीवी के प्राइस बहुत बढ़ गए तो कोई नहीं, अगले महीने खरीद लेंगे, दूसरे महीने खरीद लेंगे, पोस्टपोनमेंट इज पॉसिबल ना। इसका मतलब वहां पे मैं अपने डिमांड को खींच के दूसरे तीसरे महीने तक ले जा सकती हूँ। इसका मतलब डिमांड में क्या है, इलास्टिसिटी, खिंचाव, राइट। वी कैन से डिमांड इज इलास्टिक। तो कैसा, किस किस चीजों में आप पोस्टपोन कर सकते हो, टीवी में कर सकते हो, एसी में कर सकते हो। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, इलास्टिक, डिमांड इज इलास्टिक। या फिर हम न्यूमेरिकल टर्म में लिख सकते हैं, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और यहां पे क्या है आपकी, इन इलास्टिक डिमांड, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या कंक्लूजन यहां पे करा, अगर कोई चीज को आप डेफर कर सकते हो, डेफर मतलब डिले, पोस्टपोन, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मतलब डिमांड इज इलास्टिक, या सिंपल बोल सकते हो ईडी ग्रेटर देन 1। अगर कोई चीज ऐसी है विच कांट बी डेफर्ड, राइट, जिस चीज का डेफरमेंट पॉसिबल नहीं है, भूख लगी है तो खाना ही है, अब महंगा हो या सस्ता हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब वहां पे आपकी डिमांड चेंज नहीं हो सकती, या फिर हम बोल सकते हैं इन इलास्टिक। तो न्यूमेरिकल टर्म में कैसे लिखते हैं इन इलास्टिक को, ईडी लेस देन 1। ठीक है, मैंने बताया था इन इलास्टिक मतलब आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम होगी, 0.2, 0.78, ठीक है। और इलास्टिक क्या होती है, ग्रेटर देन 1, जैसे कि 1.2, 1.5 या 2 या 2.2, राइट। तो अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ऊपर है, इसका मतलब इलास्टिक है। और अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो इलास्टिसिटी है वो 0.5 है या 0.7 है, इसका मतलब लेस देन 1 है, तो 1 से नीचे क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। ये हमने, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। अगर आप डेली का रिवाइज कर रहे हो तो आपको ये चीज अब पता चल चुकी होगी अच्छे से। इसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस to which a commodity can be put to use।
किस चीज के कितने यूजेस हैं? मोर द पॉसिबल uses of a commodity, more will be the price elasticity. देखते हैं कैसे। अगर कोई चीज ऐसी है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, थिंग्स, आई विल राइट इट डाउन, चलो कोई नहीं, थिंग्स विच हैव मल्टीपल यूजेस, एग्जाम्पल मिल्क, यहां पे मैं वो वाली चीजें लिख रही हूं, थिंग्स विच हैव limited uses, example coal, ठीक है। अब देखो, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क, मिल्क किस किस चीजों में यूज हो सकता है? स्वीट्स बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो मिल्क के मैंने देखा इतने सारे यूजेस हैं, ओके। ठीक है, मिल्क कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, क्या होता है, अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ गए, अगर मिल्क के प्राइस बढ़ गए तो मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अब क्योंकि बहुत महंगा है मिल्क, तो सिर्फ वो बहुत ही जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। ओल्ड पीपल जो घर में है वो पियेंगे, या फिर छोटे बच्चे पियेंगे, राइट, ओनली फॉर जो बहुत ही अर्जेंट यूज है। अब अगर मिल्क के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है डिमांड? क्योंकि जब मिल्क सस्ता हो जाएगा तो मैं उसके बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ ना, कंज्यूम भी कर सकती हूँ, स्वीट्स भी बना सकती हूँ, पनीर भी बना सकती हूँ, कर्ड भी बना सकती हूँ, राइट। मैं उसके बहुत से खीर बना सकती हूँ, मैं उसके बहुत सारे यूसेज कर सकती हूँ। तो जिन चीजों के बहुत सारे यूजेस होते हैं, उन चीजों में क्या देखा जाता है कि जैसे ही प्राइस कम होंगे उन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूं कोल। कोल का has limited use, it can be used only in factory. तो कोल के प्राइस कम हो गए, तो क्या मैं कोल ज्यादा खरीदूंगी? अरे किस चीज के लिए खरीदूंगी? कोल का तो कोई और यूज है ही नहीं। फैक्ट्री में पहले 50 kg कोल लग रहा था, राइट। तो प्राइस कम होने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं कोल ज्यादा डालने लग जाऊंगी फ्यू, राइट, नहीं, राइट। मैं कोल उतना ही यूज करूंगी। तो मैंने क्या देखा, कोल के प्राइस अगर कम हुए तो मैंने कोल की डिमांड बढ़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि कोल कैन बी यूज ओनली इन फैक्ट्री, ओके। तो कोल के प्राइस अगर कम भी हुए तो इवन दो कोल के प्राइस कम हुए, डिमांड विल नॉट इंक्रीज। या मेडिसिन ले लो, मेडिसिन के प्राइस गिर गए तो क्या बहुत सारे खरीद लोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेडिसिन का एक ही यूज होता है, बीमारी के टाइम ही उसे कंज्यूम हम करेंगे, ठीक है। मेडिसिन का कोई और यूज तो है नहीं, इसीलिए मेडिसिन के प्राइस गिर भी जाएं उसकी डिमांड में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जिन चीजों के लिमिटेड यूज होते हैं उनके प्राइस अगर गिरते भी हैं तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ेगी, राइट।
और जिन चीजों के मल्टीपल यूजर्स हैं, राइट, तो अगर उनके प्राइस गिरेंगे तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिमांड में काफी खिंचाव है, इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड। और एसेंशियल में हमने क्या देखा, इन इलास्टिक डिमांड। तो आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी टॉपिक हम अपना कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।